प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 जुलाई 2021, दिन शनिवार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नया पाठ है पाठ 5 समांतर श्रेणी। इसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं, नया है, पिछली किसी कक्षा में नहीं था, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न हमारे प्रतियोगिता में भी आते रहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, हमारी प्रकृति में सभी वस्तुओं का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, निश्चित एक रूप होता है उनका, उसके अनुसार ही वो पहचाने जाते हैं। निश्चित टर्म होता है, रूप होता है। जैसे सूरजमुखी का फूल, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका एक प्रकार होता है। किस प्रकार से पहले छोटी पंखुड़ियाँ, फिर बड़ी, नीचे नीचे, इस प्रकार से वो होती हैं। तो उनका एक प्रतिरूप होता है जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सूरजमुखी का फूल है ना। हम उसको पहचान लेते हैं, भाई सूरजमुखी का बड़ा फूल होगा, उसका बीज होगा, फिर दोबारा से जब पौधा उगेगा उसके जो फूल बनेंगे वो भी उसी पैटर्न में, उसी प्रतिरूप में बनेंगे। ठीक है ना। मधुमक्खी का छत्ता हो गया, मधुमक्खी का छत्ता हो गया, जो पैटर्न कहते हैं प्रतिरूप को, पैटर्न। ठीक है। मधुमक्खियाँ जो छत्ता बनाती हैं, जहाँ भी बनाती हैं, उनका भी एक पैटर्न होता है, उसी प्रकार से वो बनाती हैं। ऐसे भुट्टे के दाने जो होते हैं, भुट्टे यानी कि मकई के दाने, मकई जो होती है उसमें कुछ दाने बड़े होते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो दाने छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार से उनका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आपने लकड़ी की सीढ़ी देखी होगी। देखिए, इस प्रकार की एक सीढ़ी होती है। जैसे हम घरों में चूना या पेंट करते हैं, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या छत पर जाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि वैसी सीमेंटेड पक्की सीढ़ी हमारे पास नहीं है तो हम लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार की होती है, देखिए चित्र देखिए। इस प्रकार की लकड़ी की सीढ़ी होती है, मान लिया जाए, तो इसका भी एक पैटर्न है। इस प्रकार से बनी होती है। मान लिया जाए इसकी जो लंबाई है वो यदि पूरी 10 मीटर है या 10 फीट है, ठीक है ना। 10 फीट की आपकी सीढ़ी है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई है 10 फीट। तो क्या होगा, मान लिया जाए 2 फीट बाद आपका ये एक डंडी लगी है, तो यहाँ पर ये 10 फीट थी और यहाँ पर ये कितनी रह जाएगी, 2 फीट कम कर लीजिए, 8 फीट रह जाएगी। यहाँ पर 2 और कम कर लीजिए तो 6 फीट रह जाएगी। यहाँ पर और 2 कम कर लीजिए तो यहाँ पर ये 4 फीट रह जाएगी। यहाँ पर 2 और कम कर लीजिए तो ये 2 फीट रह जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसका, ठीक है ना। मान लीजिए 10 की जगह 12 फीट है, तो यहाँ पर ये 12 फीट रहेगी। 12 से 2 कम होगी तो ये 10 हो जाएगी। 10 से 2 और ये घट जाएगी, 4 घट जाएगी यहाँ पर, तो ये 8 रह जाएगी। 2 और घट जाएगी यहाँ पर, तो ये 6 रह जाएगी। 2 और घट जाएगी, 4 रह जाएगी। 2 और घट जाएगी, 2 रह जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से इसका भी एक पैटर्न चलता है, एक क्रम से। यानी पहले जो सीढ़ी की लंबाई थी वो 12 थी। जैसे एक डंडी के बाद एक जो पैड़ी है या डंडी है, उसके बाद ये 8 रह गई। उसके बाद और आगे बढ़े, एक और डंडी आई तो फिर ये 6 रह गई, है ना। फिर ये और आगे बढ़े तो ये 4 रह गई। फिर ये और आगे बढ़े तो 2 रह गई। फिर ऐसे इस प्रकार से एक पैटर्न आपको मिल गया। यहाँ देखिए, इनका अंतराल कितने का है, 2-2 का है। 2 यहाँ घटी, 2 यहाँ घटी, 2 यहाँ घटी, 2 यहाँ घटी और 2 यहाँ घटी, इस प्रकार से। ठीक है ना। 2-2 का एक अंतराल इसमें मिल गया, जो सब में बराबर है। तो ये भी एक श्रेणी बन गई, ये आपके लिए एक श्रेणी बन गई। इसी प्रकार से कुछ श्रेणियाँ हमारे पास हैं। देखिए कुछ श्रेणियाँ हमने यहाँ लिखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, एक श्रेणी है,
यह है 1 2 3 4। अब इस श्रेणी को देख करके अगर हम आपसे पूछें कि एक श्रेणी है और आगे भी कुछ संख्याएं इसमें हैं, तो इसके बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी? देखिए 1 2 3 4, आप कहेंगे इसके बाद 5 आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ देखिए 5 7 10 6 12, इसमें आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें आप बता नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए ये 100 है, फिर ये 70 हो गई, फिर कुछ इसमें से घटा, फिर ये 40 हो गई, फिर और कुछ घटता ही जा रहा है, फिर 10 हो गई। कितना घटा होगा? यहाँ से मान लिया जाए 30 घटा, यहाँ से मान लिया जाए 30 घटा, यहाँ से भी 30 घटा, तो 100 में से 30 घटाया 70 बचे, 70 में से 30 घटाया 40 बचे, 40 में से 30 घटाया 10 बचे, 10 में से 30 घटाएंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें ये 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6। अब आपसे पूछा जाए कि ये 6 ही 6 आता जा रहा है, तो इसमें देखिए ना तो कुछ जुड़ रहा है ना कुछ, इसमें क्या जुड़ रहा है? मान लिया जाए इसमें 0 जुड़ रहा है, बस 0 जुड़ते हैं तभी वही का वही रहता है, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है, आप बता सकते हैं कि इसके बाद इसमें क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 25 हुआ। अगली संख्या आप बता सकते हैं कि ये क्या हो गया? इसके बाद ये 30 आएगा, इसके बाद पूछें तो ये 35 आएगा। इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो इनके बीच का अंतर है वो सेम नहीं है। यानी ये श्रेणी इस प्रकार की नहीं बनी है जैसे कि ये श्रेणियाँ हैं, और श्रेणियों में हमें पता चल पा रहा है, इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। ऐसे कुछ और श्रेणियाँ देखते हैं, देखिए यह है 2 4 6 8 10। देखिए इसमें 2 के बाद 4 हो रहा है यानी 2 जुड़ रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है यानी यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, 6 के बाद 8 हो रहा है यानी कि यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, और 8 के बाद 10 हो रहा है, यहाँ भी 2 ही प्लस हो रहा है ना। सब में एक ही चीज़ 2 ही प्लस हो रहा है, यानी कि कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद 2 ही प्लस होगा आगे, तो ये हो जाएगा 12, यानी अगली संख्या का आपको पता चल पा रहा है। ऐसे देखिए, यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, यहाँ 100 है, यानी यहाँ तो कम होता जा रहा है, यानी घट रहा है। कितना घट रहा है? 200 में से कितना घटा कि 150 हो गया? 50 घटा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर 100 हुआ, 150 में से कितना घटा कि 100 हो गया, यानी यहाँ भी 50 घट गया। इसका मतलब अगली संख्या क्या आ जाएगी? 50 घटा करके 50 आ जाएगी, है ना। इसका मतलब यहाँ भी 50 घट रहा है, जो कि सेम है, अंतर सेम है, अंतर यहाँ भी सेम है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ये 12 है, ये 16 है, 20 है, 24 है। 12 में से 16 हुआ, कितने जुड़े? 4 जुड़े, 12 और 4 16 होते हैं। 16 से फिर 20 हो गया, कितने जुड़ गए? यहाँ भी 4 जुड़ गए, यानी ये भी सेम हो गया। 20 में 20 से बाद 24 हो गए, यानी यहाँ भी 4 जुड़ गए, है ना। 4 जुड़ रहे हैं, फिर 4 और जोड़ करके आप अगला नंबर पता कर सकते हैं, 28 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ भी जो अंतर है वो सेम है, कॉमन है, ठीक है ना, सेम है सब में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 के बाद 0 हो गया, 0 के बाद -3 हो गया, -3 के बाद -6 हो गया। यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पर घट रहा है, ये कह सकते हैं। यहाँ भी कुछ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? 3 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? 3 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? यहाँ जुड़ रहा है -3, -3। 3 में -3 या ऋण का 3 जोड़ा, या कह सकते हैं 3 घटाया, बात एक ही है। या कहें 3 घटाया या 3 माइनस का जोड़ा, ठीक है ना। ये हो गया 0। अब 0 में फिर हमने -3 जोड़ा, -3 हो गया, फिर -3 में -3 और जोड़ दिया, ये -6 हो गया, -6 में -3 और जोड़ दिया, -9 हो गया, ठीक है ना।
मतलब यहाँ भी हमने जो अंतर है वो -3 है, वो भी सब में कॉमन है। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर 3 है, फिर 3 में 3 के बाद फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी 3 में हमने कुछ जोड़ा। क्या जोड़ा? 3 में हमने 0 जोड़ा। बस 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 का 3 आ गया, 3 आ गया, फिर इस 3 में हमने फिर 0 जोड़ा, फिर वही 3 आ गया, फिर इसमें हमने फिर 0 जोड़ा, फिर वही 3 आ गया। यानी यहाँ भी अंतर सेम है। आगे आने वाला क्या होगा? 0 जोड़ करके फिर 3 आएगा। यानी अंतर यहाँ भी दो पदों का अंतर, दो क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका अंतर सेम है। इनको हम पद भी कह सकते हैं। पद, ये एक पद है, ये 2 पद है, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस प्रकार से ये सब पद हैं। ठीक है ना? तो 2 पदों का अंतर यदि सेम आ रहा है सब जगह, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 22 हो गया। अब 9 के बाद 13 हुआ, 9 के बाद 13 हुआ, तो यहाँ पे जुड़ गया 4। 13 के बाद 15 हुआ, 15 यहाँ पे जुड़ गया 2। 15 के बाद 20 हुआ, यहाँ पे जुड़ गया 5, और 20 के बाद 22 हुआ, यहाँ पे जुड़ गया 2। देखिए यहाँ 4 जुड़ा था तब आया, यहाँ 2 का अंतर आ गया, यहाँ 5 का अंतर आ गया, यहाँ 2 का अंतर आ गया। यानी हम अगला नहीं कह सकते कि इससे बाद कितने का अंतर आएगा और हम क्या लिखें यहाँ पर। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है इस श्रेणी के बारे में हम नहीं कह सकते। बाकी जितनी भी श्रेणियाँ थी उनमें अंतर सेम आया। अंतर सेम होने का मतलब क्या होता है? अंतर समान आया, है ना। प्रत्येक पद में अंतर समान, प्रत्येक पद में अंतर समान। जब अंतर समान हो जाता है तो ये जो श्रेणियां होती हैं इनको हम कहते हैं समांतर श्रेणियां। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियां। कौन कौन सी समांतर है? ये पहली वाली समांतर है, दूसरी समांतर है, तीसरी समांतर है, चौथी समांतर है, पांचवी समांतर है, छठवीं समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि इनके बीच का अंतर समान नहीं है। सीधी सी बात है। अच्छा, अब अंतर समान यानी बीच का जो अंतर की बात है वो समान आ गया है, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, समांतर श्रेणी के बीच के क्रमागत पदों, क्रम से जो होते हैं क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, यानी बराबर होता है, समान होता है। और इस अंतर को हम कहते हैं, इस अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, सार्व अंतर कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम डी से नोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से दिखाते हैं, इसको हम डी दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 और ये श्रेणी है, प्रदर्शित करते हैं, नहीं लिखा। अच्छा, ये श्रेणी है। देखिए इस श्रेणी में जो अंतर है, इसके बीच का अंतर 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है? यानी कि 4 ऋण 2, ये 2 आया। ठीक है, 6, अब इसके बीच का अंतर 6 ऋण 4, ये कितना आया? ये भी 2 आया, है ना। इसके बाद 8 और 6 के बीच में अंतर, ये भी 2 आया। 10 और 8 के बीच में अंतर,
ये भी 2 आया। ठीक है ना। जब अंतर समान हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सार्वंतर। ये जब इसमें सब में अंतर समान आ गया, कहने का मतलब सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 2 है ना। और यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने के लिए अंतर सभी जगह समान आना चाहिए। पहले हम जो इसके पद हैं, इसे हम पहला पद बोलते हैं, इसे दूसरा पद बोलते हैं, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में बोलते जाते हैं। तो पहले और दूसरे पद का अंतर सेम होना चाहिए, दूसरे और तीसरे पद का अंतर, तीसरे और चौथे पद का अंतर, यानी सभी पदों के क्रमागत अंतर जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। ये तो हो गया सार्वंतर। अब है समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी के पद, अब कोई समांतर श्रेणी है उसके पद, जैसे ये समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं, अनंत पद हो सकते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है ना। समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में अनंत पद होते हैं, किसी में फिक्स होते हैं। जिसमें अनंत पद होते हैं उसे हम कहते हैं असीमित समांतर श्रेणी, और जिसमें अनंत पद नहीं होते उसे कहते हैं सीमित समांतर श्रेणी। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें जो पद हैं वो अनंत हैं, यहाँ पर हमें नहीं पता कितने हैं। तो इसको जो पहला पद है इसको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को हम प्रदर्शित करते हैं A1 से। प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरा पद ये 4 है, इसको कहते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद, इसको हम बोलते हैं A2। ये हमारा 4 है। इसी प्रकार होता है तृतीय पद, ये हमारा A3 होगा। A3 हमारा होगा 6। ठीक है ना। इसके बाद चतुर्थ पद, ये 8 है, A4 होगा, ये होगा 8। इस प्रकार से पांचवा पद होगा, छठवां पद होगा, सातवां पद होगा, आठवां पद होगा, और लास्ट में जो पद होगा इसी प्रकार अंतिम पद क्या होगा। अंतिम पद वैसे तो कुछ इसमें अंतिम पद जो भी होगा उसे हम इसे लिख देते हैं AN। अंतिम पद AN होता है। मान लिया किसी समांतर श्रेणी के n पद हैं, टोटल पद n हैं। अब n कितने भी हो सकते हैं, n 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो n पद यदि हैं तो उसका अंतिम पद कहलाएगा AN। क्या कहलाएगा, AN। तो अभी तक हम जो समझे उसके अनुसार समांतर श्रेणी क्या हुई। क्या होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसी सूची है, सूची या लिस्ट है कह सकते हैं हम, सूची है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद क्या होता है, पहले पद में समान
संख्या जुड़ी होती है। ठीक है ना। प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में पहले पद में समान संख्या जुड़ी होती है। प्रत्येक पद में प्रत्येक पद पहले पद में समान संख्या जुड़कर प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्रत्येक पद पहले पद में समान संख्या जुड़कर प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, जैसे 12, 16, 20, ठीक है ना, या 24, यह समांतर श्रेणी है। तो 12 में यदि समान पद क्या जुड़ा, हमारा 4 जुड़ा, फिर यहाँ समान पद जुड़ा 4 जुड़ा, यहाँ समान संख्या जुड़ी वो 4 जुड़ी। और देखिए इसमें प्रथम पद तो हमारा प्रथम पद है, दूसरा पद जो आया उसे 4 जोड़ के आया, तीसरा पद आया इस दूसरे वाले में 4 जोड़ के आया, चौथा पद आया वो तीसरे वाले में 4 जोड़ के आया, जो कि इसका समान अंतर है, सार्वंतर है। ठीक है ना। ठीक है ना। समान संख्या का मतलब हुआ सार्वंतर, सार्वंतर है ना। समान संख्या जुड़ी है यानी सार्वंतर जुड़ा है। तो इसका मतलब एक समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? इसका प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, चौथा पद होता है A4, फिर A5, फिर इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते लास्ट पद होता है AN। लास्ट पद क्या होता है? AN। ठीक है। अब इसमें ठीक है, अब हमने कहा कि प्रत्येक पहले पद को छोड़ करके अन्य सभी पद जो हैं कैसे होते हैं, उसमें सब में पहले वाले पद में कुछ समान संख्या जुड़कर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे यदि हम पहला पद A1 को A मान लें, पहला पद A1 न करके A ले लिया जाए, तो A2 क्या होगा? A2 क्या होगा? A प्लस वो समान संख्या यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर किससे प्रदर्शित करते हैं हम? D से, A प्लस D। दूसरा पद क्या होगा? A2 बराबर होगा A प्लस D। अच्छा, ऐसे ही तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद होगा A2, जिससे पहले पद था इसमें D जोड़ करके आएगा, A2 में D जोड़ करके। पर A2 तो A प्लस D है, A2 तो A प्लस D है, इसमें D और जुड़ा, ये हो गया आपका A प्लस 2D, 2D हो गया ना, A प्लस 2D। ये आपका तीसरा पद हो गया A प्लस 2D। ऐसे ही चौथा पद क्या होगा? चौथा पद होगा A3 में, जिससे पहला पद A3 है, A3, चौथे पद A4 की बात कर रहे हैं। A4 क्या होगा? A3 प्लस D। इस A3 में D जुड़ेगा। A3 में D जुड़ने का अर्थ है भाई A3 कितना है? A3 तो A प्लस 2D है, A प्लस 2D और D और आ रहा प्लस इसमें, ये हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से चौथा पद हो गया। पांचवा पद क्या होगा भाई? चौथा पद A4 A प्लस 3D है, तो पांचवा पद A प्लस
4D हो जाएगा। छठवां पद A प्लस 5D हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से तो अब आपकी समांतर श्रेणी क्या बनेगी? अब समांतर श्रेणी क्या बनेगी देखिए, जो हम A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन AN तक ले रहे थे, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A पहला पद, दूसरा पद A प्लस D ये वाला, तीसरा पद A3 जो है A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D। चौथा पद जो A4 था A प्लस 3 प्लस D, और या लास्ट में आया था A प्लस 3D, A प्लस 3D हो जाएगा। पांचवा पद A5 A प्लस 4D। छठवां पद A प्लस 5D। भाई पद 6 है तो A तो हो रहा और ये 5D हो रहा, छठवां पद है तो 5D, एक कम करके A प्लस 5D, है ना। ऐसे ही A प्लस 6D इससे अगला हो जाएगा, A प्लस 7D इससे अगला हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट पद क्या होगा, AN जो होगा वो अंतिम पद होगा, वो होगा आपका A प्लस n-1 इंटू A प्लस n-1D। क्योंकि देखिए जब हम पांचवें पद की बात कर रहे हैं तो A प्लस 4D हो रहा है ना। तो जैसे यदि हम AN पद की बात करेंगे तो A प्लस, भाई एक कम हो रहा है यहाँ देखिए, पांचवा कर रहे हैं तो 4, चौथा हो रहा है, एक कम हो रहा है। छठवा कर रहे हैं तो 5D हो रहा है, यानी कि एक कम हो रहा है। दूसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं तो ये चौथा पद है, अरे 3D हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो यहाँ भी एक कम होगा, n से एक कम क्या होगा, n-1D, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपकी श्रेणी ये बनेगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, और एंड ऐसे ही A प्लस 8D, A प्लस 9D। अगर हम पूछें कि किसी श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 19D, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि हम पूछें किसी श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, यानी कि A15, ये होगा A प्लस 14D। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी श्रेणी का मानक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D एंड सो ऑन। आगे लिखना चाहें तो लिखिए, और लास्ट में लिखा जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ आप समांतर श्रेणी के बारे में समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि समांतर श्रेणी में सबसे पहली बात सार्वंतर होता है, प्रथम पद होता है, सार्वंतर और प्रथम पद, ठीक है ना। तो उससे आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं, उससे आप स्वयं समांतर श्रेणी बना। देखिए इसमें प्रथम पद है 3, A1 है 3, और सार्वंतर है D बराबर है 2। तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम पद A1 बराबर 3, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 हमने क्या लिखा, A प्लस D, है ना। A यानी कि पहला पद, A प्लस D यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 5। अब A3 की बात करें तो A प्लस 2D, है ना, 3 प्लस 2 गुणा 2, 3 प्लस 4 बराबर 7। या हम सीधे सीधे 2 इसमें जोड़ सकते हैं। चौथा पद क्या होगा, 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, 2 2 का अंतर है।
तो आपकी श्रेणी क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी पहला पद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। श्रेणी बनेगी आपकी 3, 5, 9, 7, 9। और इसके बाद देखिए अब इनका सार अंतर भी देख लीजिए, 2 का ही अंतर है सब में, तो समांतर श्रेणी बन गई। ऐसी दूसरी एक और समांतर श्रेणी देखिए, इसमें A1 बराबर 10 है, प्रथम पद 10 है, A1 बराबर 10 है। सार्वंतर D बराबर आपका ऋण 6 है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, A2 यानी कि A प्लस D, ये हो जाएगा A यानी कि 10 माइनस 6, माइनस का 6 है, 10 में 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ देखिए क्योंकि ऋण 6 घट रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद A3 क्या हो जाएगा, 4 में से ये 6 घटेगा, 4 ऋण 6, 4 में से 6 घटाया, घटता नहीं है, माइनस का 2 आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप A4 भी निकाल सकते हैं। A4 ये 3 वाले में से, 3 वाला है ऋण का 2, ऋण 2 में से 6 और घटा दीजिए। ये अब ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हो गए, 6 और 2 8, माइनस का 8। आपकी जो समांतर श्रेणी बनेगी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बनेगी आपकी। देखिए पहला पद तो है 10, दूसरा पद आपका आया 4, तीसरा पद आपका आया ऋण 2, चौथा पद आपका आया ऋण 8, और आगे डैश 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 डैश, क्योंकि समांतर श्रेणी कभी ख़त्म नहीं होती है भाई। हाँ, अगर उसका अंतिम पद दे रखा है कि भाई यहीं तक है तब तो वो ख़त्म है। अगर उसका अंतिम पद दिया ही नहीं है तब वो ख़त्म नहीं है, तब उसके आगे आपको डैश डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ गए होंगे। इसको आपको केवल समझना है, करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल समांतर श्रेणी को यहाँ पर समझना है कि क्या होता है समांतर श्रेणी और कैसे कैसे हम इसके पद ज्ञात कर सकते हैं, इसका मानक रूप क्या होता है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी कैसे बना सकते हैं, सारों अंतर क्या होता है ना, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, और समांतर श्रेणी कौन सी होती है, इसकी जांच कैसे की जा सकती है, कि सार्वंतर समान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको करना नहीं है, अगर नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे करने की इसको आवश्यकता नहीं है, केवल इसको समझना है आपने, केवल समझने के लिए है। ओके एंड थैंक यू।